गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे न्यायपालिका हम पढ़ रहे थे। तो न्यायपालिका में जब हमने देखा था कि न्यायपालिका की हमें ज़रूरत क्यों है, न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है, हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी विवाद की जब सिचुएशन आ जाती है तो हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत होती है जो निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके, डिसीज़न दे सके, ठीक है, या उस विवाद को सुलझा सके। तो हमें एक स्वतंत्र संस्था की ज़रूरत होती है जो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे किसी के साथ, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है। निर्णय सभी के लिए समान होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, ठीक है, जो हम जज वगैरह जो जिनकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो किस तरीके से होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि न्यायाधीशों को पद से हटाना कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन होता है। कठिन जो प्रोसीजर है वह हमारे संविधान में ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है ताकि जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाने पर कोई मतलब उनको अपने पद का खतरा ना रहे और वो स्वतंत्र रूप से ढंग से कोई भी डिसीज़न ले सकें। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कदाचार साबित होने पर या अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सिर्फ दो सिचुएशन आपके सामने दी गई हैं, कदाचार या फिर अयोग्यता की जब सिचुएशन होगी तो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ यदि वहाँ पर ये पास हो जाता है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, तभी उस पर प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। क्या आपको याद है कि क्या विशेष बहुमत होता है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा था। इसमें स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वह अत्यंत कठिन होती है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। देखिए, यदि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यदि वो ये चाहते हैं और यदि स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, मोर देन 50% पीपल इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि न्यायाधीश को उस पद पर नहीं रहना है, तो उस सिचुएशन में न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस फॉलो करता है मंत्रिमंडल की। जब यहाँ पर कार्यपालिका की भूमिका है उसके बावजूद वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। ठीक है, मतलब कार्यपालिका इसमें इन्वॉल्व है इनको नियुक्ति करने के लिए, बट यहाँ पर हटाने का जो प्रोसीजर है वो किसका होगा? विधायिका का होगा। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। ये जो इतना कठिन प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जो न्यायाधीशों की शक्ति है वह बनी रहे, ठीक है, और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय ले सकें। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल प्रस्ताव विचार के लिए आया है। आज तक सिर्फ हटाने के लिए प्रस्ताव आया है, किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। देखिए, 2/3 मेजोरिटी से पास होने के साथ साथ जितने संसद में सदस्य हैं, ठीक है, उनकी भी जो कुल सदस्य हैं उसका बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब जाके न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, ये एक असफल जो प्रयास रहा था न्यायाधीश को हटाने का वो देख लेते हैं हम एक बार। 1991 में पहली बार संसद की 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। टोटल कितने मेंबर्स थे? 108 थे। कब थे? 1991 में थे। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति में जो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे दोषी पाया था। किस तरीके से दोषी पाया था कि इसने जो वित्तीय जो
नुकसान किया है, ठीक है, जो सार्वजनिक धन है उसका निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया है। तो इसलिए उन्होंने मतलब उसको उसके ऊपर महाभियोग चलाना चाहा था। इतने कठोर आरोपों के बाद श्री रामास्वामी जो पंजाब के क्या थे, जज थे, ठीक है, पंजाब कोर्ट के आरोपों के बाद रामास्वामी पर संसद में महाअभियोग सिद्ध न हो सका। इम्पीचमेंट प्रोसेस उन पर लाया गया लेकिन उसके बाद वह प्रूफ ना हो सका। महाअभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के लिए 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। यहाँ पर देखिए, महाअभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत पड़ गए थे, ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने इस सदन में मतदान में भाग ही नहीं लिया था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस था ये ऐसे ही रह गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि ऐसे देखिए, आज तक कभी भी किसी पे इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, महाअभियोग का जो प्रोसीजर है वो किसी भी न्यायाधीश पर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कठिन प्रोसीजर है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के साथ संसद से पास होना चाहिए। देन आफ्टर जो टोटल मेंबर्स हैं, हाँ, 50% से अबोव, मतलब 50% से अबोव भी इसके टोटल सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये काफ़ी कठिन प्रोसेस हो जाता है, आज तक किसी भी पास नहीं हुआ है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कब, 1991 में जो पंजाब के न्यायाधीश थे उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया गया, बट इट वॉज अनसक्सेसफुल, यह जो है वह असफल रहा था। तो उनका नाम क्या था वो भी आपको याद होना चाहिए, वी रामास्वामी था, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, न्यायपालिका की संरचना देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका की संरचना की गई है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों में विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह की गई है। पिरामिड मतलब बिल्कुल लो से स्टार्ट होके हाई पीक तक है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय है, सबसे नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। ये मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, यहाँ से देखिए आप, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, फिर उच्च न्यायालय बेटा, देन आफ्टर उससे नीचे जिला न्यायालय, और यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय की मैं बात करूँ तो जो बिल्कुल ही नीचे, जैसे तहसील के स्तर पर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ठीक है, बिलो से मैं आपको समझाती हूँ। यदि मान लीजिए कोई केस यहाँ पर है, ठीक है, इस सिचुएशन में यहाँ पर जो तहसील है वहाँ पर है, तो वहाँ से उसकी याचिका जिला न्यायालय में जा सकती है। जिला न्यायालय से वो कहाँ जा सकती है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट राज्य के लिए होता है, और उसके बाद कहाँ जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसके फैसले जो होते हैं वो सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट यह है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। यह किसी अदालत पर मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यदि उनके पास कोई मुकदमा है और सर्वोच्च न्यायालय जरूरी समझे तो पूरे भारत में से किसी भी न्यायालय से उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। एक उच्च न्यायालय में जो केस चल रहा है उसको दूसरे उच्च न्यायालय में शिफ्ट करना है, तो वो भी किसका काम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का। इसके फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय में क्या कहता है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। यदि किसी ने अपील की है, याचिका दर्ज की गई है, तो जो उच्च न्यायालय से नीचे वाली अदालतें हैं, नीचे वाली अदालतें जैसे कि नीचे जिला न्यायालय है और उसके बाद उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, तो उनकी सुनवाई यह कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए रिट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, ठीक है, जहाँ पर 5 रिट जारी की जाती हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इट्स इन द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद बात करते हैं
राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं जिला न्यायालय। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करते हैं, जितने भी दायर मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई होती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई होती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला होता है। अधीनस्थ न्यायालय देख लेते हैं, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती हैं। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कि कहाँ कहाँ पर उसके टोटल उसका एरिया है या उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे सुप्रीम है, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन यह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए ये इसका कंप्लीट डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए सबसे पहले मौलिक संघ तथा राज्यों के बीच की तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद जो हो जाते हैं उनका निपटारा करना। आपको पता है एक हमारी संघीय सूची है, दूसरी हमारी राज्य सूची है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे मौलिक हैं, मौलिक क्या कह रहा है कि जो भी संघ या राज्यों के बीच में या दो राज्यों के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा जो है किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अपीली दीवानी और फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील यहाँ पर की जा सकती है या उनकी सुनवाई कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। सलाहकारी जनहित के मामलों में तथा कानून के मसले में राष्ट्रपति को सलाह देना, आर्टिकल नंबर 143, ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो सजेशन देता है। किसको सजेशन देता है बेटा, प्रेसिडेंट को सजेशन देता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि प्रेसिडेंट उसके सजेशन को फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद रिट देख लेते हैं। रिट मैंने आपको करवा रखी है सारे की सारी। ये जो रिट है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विशेष अधिकार क्या हैं। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटिशन के तहत की गई अपील पर भी सुनवाई करने की इसे शक्ति है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। अब हम इन्हें डिटेल में अध्ययन करेंगे इनका। तो देखिए डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, मौलिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। मौलिक क्षेत्राधिकार संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया था, संघ या राज्यों के बीच में कोई विवाद है, ठीक है, या फिर दो राज्यों के बीच में विवाद है, उसका निपटारा जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। मौलिक का मतलब क्या है, यहाँ पर मौलिक का अर्थ लिया गया है कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली जो सुनवाई होती है प्रत्यक्ष रूप से कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। देखिए मैंने प्रत्यक्ष रूप से बोला है तो डायरेक्टली यहीं पर इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। निचली अदालतों में इसकी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। संघीय संबंध से जो भी जितने भी मुकदमे होते हैं वो सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों के संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठाना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार किस लिए बोला गया है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब यहाँ पर क्या है, मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब है यहाँ पर कि ये जो मामले हैं यह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय में और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। डायरेक्टली जो इनकी सुनवाई है वो
कहाँ पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब ये जो केसेस हैं, ये जो विवाद हैं, ये कहाँ चलेंगे? जस्ट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय की न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकार की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?